गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल PI मीन्स पर्णिका इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस समय एक ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें आपने नदियों के बारे में पढ़ लिया है भारत की, और पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपने इकोलॉजी और इकोसिस्टम का एक लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, मैंने पहले क्लास में बता दिए हैं, तो उसको फिर से बताना कोई ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि इकोलॉजी को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने, जो जर्मन प्राणीशास्त्री थे, और इकोसिस्टम को एजी टांसेल ने इसके बारे में बताया था। तो इकोसिस्टम क्या है, एक सामान्य शब्दों में, मैंने पिछली वाली क्लास में तो पूरा डिटेल कर दिया था, अभी मैं सामान्य शब्दों में बता दे रहा हूँ कि इकोसिस्टम में जो है जैविक और अजैविक, अर्थात जैविक और भौतिक तत्वों के आपसी संबंध को हम लोग देखते हैं, और उसमें ये भी देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा है और पोषण स्तर कैसा है। ठीक है, भौतिक जैविक तत्वों के आपसी संबंध और का अध्ययन इसमें किया जाता है, एवं ये देखा जाता है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह और पोषण स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वही विशेषता रख दी जाती है, इसलिए विशेषताएं लंबी लंबी हो जाती हैं। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं इसको आसान शब्दों में समझा दूंगा। कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे आपको यहाँ से प्रश्न मिलता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो भी आपकी क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं, वो कोई एग्ज़ाम उठा लीजिए, IAS, PCS, CDS, NDA, UPSC जितना भी एग्ज़ाम कराता है, स्टेट PCS करा देख लीजिएगा, SSC करवा लीजिएगा, कहीं से भी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें मिल जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर ना मिले तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको कॉल करके संपर्क करिए कि सर ये आपने चैप्टर पढ़ा दिया, देखो ये क्वेश्चन आया है, हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और आप 100% क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो 8 महीने अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो कोई भी नौकरी आप पा सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप पे आप विश्वास रखिए और लगे रहिए। चलिए, तो हम पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं की बात करेंगे। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि यह एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है। इसका क्या मतलब हुआ? यह एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। इसका मतलब यह हो कि हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी हमारे जैविक तत्व हैं, बायोटिक, ठीक है, और भौतिक या अबायोटिक, ठीक है, तत्वों के बीच में क्या संबंध बन रहे हैं, कैसे आपसी संबंध हैं, उसमें ऊर्जा कैसे फ्लो हो रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, मतलब, और पोषण स्तर का, खाना पीना कैसा चल रहा है, यही सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम बहुत कोई एरिया डिसाइड ही ना करें, हमारा एरिया डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर छोटा एरिया भी ले सकते हैं, बड़ा एरिया भी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी एक निश्चित क्षेत्र बना लिया जाता है। जैसे आपका गांव है तो होता है ना, गांव की एरिया फिक्स है। तो ऐसे जो हम इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी कह देंगे कि हम इतनी क्षेत्र के इकोसिस्टम का अध्ययन करने चल रहे हैं या इनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो पहली विशेषता ये हो गई, लिख लीजिए, यह एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, ये पहली विशेषता हो गई। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आएगा आपसे पूछेगा इकोसिस्टम का क्षेत्र निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। तो क्या हो गया? क्षेत्र निश्चित होता है। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि ये जो है इसका आकार कैसा होगा? आकार छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा मतलब, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत छोटा का मतलब एक पेड़ का भी इकोसिस्टम होगा कि चिड़िया उस पर कैसे बैठी हैं, छोटे जीव कैसे हैं। ठीक है, पेड़ का इकोसिस्टम भी हम ले सकते हैं। एक गौशाला का भी इकोसिस्टम आप ले सकते हैं, जहां आपके पशु बांधे जाते हैं, उसका भी इकोसिस्टम का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर गौशाला में जो गाय है उसमें छोटे छोटे देखते होंगे और भी जीव होते हैं वहाँ, और उसमें जो गोबर हुआ, ये सब चीज़ों का अध्ययन हम मिला के एक छोटे से इकोसिस्टम के बारे में जान सकते हैं। और बड़े में क्या है, पूरी पृथ्वी को हम इकोसिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा। तो इसका नंबर 2 है, इसका आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा है
इसकी संरचना ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा, संरचना सॉरी कंपोजिशन, ये किन किन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। तीसरा है, लिखिए तीसरी विशेषता संरचना। संरचना में आप देखें, संरचना का भी मैं अलग से एक टॉपिक ही पढ़ाऊंगा आपको। इसमें 3 चीज़ें होती हैं इसकी संरचना में। कौन कौन से हैं? भौतिक तत्व हैं, जैविक हैं, भौतिक को आप अजैविक भी लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में इसको बायोटिक कहेंगे, इसको अबायोटिक कहेंगे। ठीक है, जैविक मीन्स जीव जंतु पेड़ पौधे सब आ जाएंगे। उसके साथ साथ ऊर्जा। कहने का तात्पर्य हुआ कि ये 3 तत्वों से, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है भौतिक, जैविक और ऊर्जा। ठीक है ना। तो अभी हमने संरचना का मैंने बताया कि अलग से स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो बनेगा आपके पास, पूरी क्लास होगी, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक में क्या है। भौतिक पदार्थ आप देखते होंगे कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जिन तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अकार्बनिक। तो कौन कौन से हैं? अकार्बनिक है, कार्बनिक है। कार्बनिक में जो कार्बन जिसमें पाया जाता है वो हो जाता है। ठीक है, और तीसरा मुख्य रूप से यही दो है, कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व, जो निर्जीव चीज़ें हैं। ठीक है ना। और जैविक में देखते होंगे उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा। कौन कौन होगा? उत्पादक अभी देखेंगे और उपभोक्ता इसमें होंगे। ठीक है, जो स्वयं खाना बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, जो उस पर निर्भर रहते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा में देखेंगे कई प्रकार की ऊर्जा होगी, जिसमें सूर्य ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है वो प्रमुख होगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो इसकी संरचना में देख लीजिए 3 तत्वों से मिलकर बनता है भौतिक, जैविक और ऊर्जा। तीसरी विशेषता हो गई, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी रहे। अब चौथी विशेषता में आ जाइए, क्या है इसकी? ये पूछा जाएगा आपसे कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है। पता चला कि आपने सिर्फ जैविक और अजैविक ही लिख दिया, ऊर्जा भूल गए, फिर गलत। तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है, चौथा है इसकी निजी उत्पादकता होती है। इसकी क्या होती है? निजी उत्पादकता होती है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो होता है, जैसे ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है और बायोमास का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो उसकी एक निजी उत्पादकता होती है। हर एक पारिस्थितिकी तंत्र की आप देखेंगे निजी उत्पादकता होगी। अभी इस चीज़ को आप देखेंगे, जैसे वन का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी उत्पादकता क्या है। ठीक है, एक जल का पारिस्थितिकी तंत्र, किसी तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी उत्पादकता क्या है। वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की उत्पादकता क्या है, जो सबसे ज़्यादा होती है। रेगिस्तानी वन की उत्पादकता क्या है, सबकी अलग अलग इसमें उत्पादकता होती है। ठीक है, तो इसका भी आप लिख लीजिए। अगली विशेषता मैंने आपको बताया, इसकी एक निजी उत्पादकता होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है। अभी ये भी पूछा जाता है किसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको भी अलग से मैं बताऊंगा, एक लंबा चौड़ा सेक्शन है वो भी। ठीक है, पश्चिम लिखिए। अब ये देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र को मापा किस में जाता है ना, उसकी माप होनी चाहिए भाई। कोई ना कोई, जैसे आपको दूरी नापनी है, मान लीजिए हम ए से बी गए, दूरी किस में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में नापते हैं, नहीं नापते हैं? हाँ, किलोमीटर में, मापक हैं अलग अलग। ऐसे ही इसकी जो उत्पादकता है उसको हम किस में मापें? तो इसकी जो है मापक इकाई समझ लीजिए क्या है? समय है। समय 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इसमें किससे हम नापेंगे इसको? मापक इकाई समय। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? मीटर सेंटीमीटर ना हो गए, इसकी मेजरमेंट किस में किया जाता है? टाइम में। चलिए, ये विशेषता हो गई, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए इसका अगला विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जो अगली है, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है। क्या है ये? कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। तो क्षेत्रीय समझ रहे होंगे कि ये इसका एक निश्चित दायरा होता है, लेकिन कार्यशील क्षेत्रीय इकाई क्या है? अभी हमने बताया ना कि इसकी उत्पादकता होती है, उत्पादन होता है कुछ। अब ये है
अगली विशेषता कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? कार्यशील क्षेत्रीय इकाई पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें, इसको लिख लीजिए विशेषता, तो मैं समझा दूं। कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें विशेष रूप से सभी जीवधारियों एवं भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें देखिए कार्यशील क्षेत्रीय इकाई, इसमें दो चीजें हुई, कौन कौन सी हुई? भौतिक पर्यावरण प्लस आपने देखा सभी जीवधारी को हम कह सकते हैं जैविक पर्यावरण, जैविक ही करें। ठीक है, भौतिक मतलब सजीव और निर्जीव का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। यही दोनों मिला के क्या बनाएंगे? कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। ठीक है, अब इसमें भी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कार्यशील से क्या मतलब हो गया। जैसे आप बैंक में, ठीक है, कहते हैं कार्यशील पूंजी, अभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो कार्यशील पूंजी क्या होती है, इसको समझें तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कार्यशील पूंजी होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, ठीक है, आपने कोई काम शुरू किया 1000 रुपये से, ठीक है, तो ये तो आपका नगद हो गया, पैसा आपके पास है। लेकिन काम शुरू करने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको पढ़ाने के लिए हमको कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी। माइक परचेज करना पड़ेगा, ट्राइपॉड परचेज करना पड़ेगा, कैमरा परचेज करना पड़ेगा। तो ये भी तो हमारा पैसा लगा, इसमें लगा कि नहीं लगा पैसा? तो इसमें जो है पूरा हमारा कार्यशील सिस्टम क्या हो गया। अगर कोई पूछे कि आपकी कार्यशील पूंजी कितनी है, तो जो नगद हमारे पास है जिसको हम खर्च करते हैं, प्लस जो हमने सामान खरीदने में खर्च किया है, ठीक है। नगद पैसों की जरूरत होती है ना, कभी कभी क्या होता है, पैसा है नहीं, आपको मार कर ही खरीदना है, ठीक है, पैसे नहीं तो कैसे खरीदोगे? तो जितना बड़ा आपका बिजनेस उतना बड़ा उसका कार्यशील पूंजी हो जाती है। तो जिसमें आप जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगाते हो उसको भी हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई बिजनेस की कार्यशील, मान लीजिए एक उदाहरण स्वरूप होटल का बिजनेस है, तो होटल जो बनवाने में पैसा लगा वो भी तो पैसा लगा कि नहीं लगा? तो उसको होटल की जो बिल्डिंग है उसकी भी कॉस्ट हम उसमें जोड़ लेंगे, प्लस जो आप होटल को चलाने के लिए वहाँ के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए जो आप पैसा नगद रखेंगे, ठीक है। पता चला कि आपने होटल खोला, 1-2 महीने कोई ग्राहक नहीं आया, तो क्या करोगे आप? वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको पैसा कहाँ से दोगे आप? तो कुछ आपके पास नगद रहना चाहिए ना, कैपिटल, ठीक है। तो वो दोनों मिला के नगद और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ उसको कहते हैं कार्यशील। ऐसे यहाँ पर एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है जिसमें भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है जिसमें भौतिक पर्यावरण एवं जैविक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व होता है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, बताइएगा। उसके बाद अगला देखिए, इसी से संबंधित है ये अगला विशेषता, पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय कार्यशील इकाई है जिसमें जैविक पर्यावरण, जैविक या जीवधारी, जिसमें जैविक पर्यावरण या जीवधारी भौतिक पर्यावरण से या अजैविक संघटक से, लिख लीजिएगा इसको, भू जैव रासायनिक चक्र, किसके ये दूसरे आपस में जुड़े होते हैं, कैसे? इस चक्र से, भू जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। तो ये पहले ये समझ लीजिए भू जैव रासायनिक चक्र है क्या, ठीक है। जियो बायो केमिकल साइकिल,
बहुत बार पूछा गया है कि पर्यावरण में या पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा चक्र होता है, तो यही चक्र होता है भू जैव रासायनिक चक्र। ना इसमें भू कभी कभी आ जाएगा भू रासायनिक चक्र, वो भी गलत है। जैव रासायनिक चक्र, ये भी गलत है। भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है, के माध्यम से भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा। होता क्या है, आप देखिए कि मान लीजिए ये जीव है, भौतिक जीव हैं, ठीक है, पौधे, ठीक है, ये इनका कुछ मास होगा ना, कुछ भार होगा, जैव भार होगा, ठीक है, जिसमें कार्बन इत्यादि जो भी है एनर्जी से जुड़ा हुआ जो भी इनका जैव भार है। अब क्या होगा, जब समझ लीजिए, अब ये किसके ऊपर निर्भर हैं, दोनों पौधे और जीव, ये सब, ठीक है, एक दूसरे कैसे, ये जो आपका अभौतिक तत्व है अब या निर्जीव चीज़ें हैं उन पे कैसे डिपेंड होते हैं, इसी चीज़ को समझ लीजिएगा। इस चक्र के माध्यम से होते हैं। अब ये देखिए, जब ये खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, या यूँ समझ लीजिए, अभी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल समझेंगे, तो पौधे जो है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो तत्व लेते हैं जड़ों के माध्यम से, मिट्टी से लेते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे तत्व ये लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाइलम के माध्यम से ऊपर जाता है, पत्तियों में खाना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया गया, प्रकाश ले लिया गया, और ये कार्बन का ग्लूकोज बन गया C6H12O6। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या किया, ग्लूकोज बन गया। कहने का तात्पर्य है ये अकार्बनिक तत्व है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं थी। और पौधों ने क्या किया, इसको कार्बन में बदल दिया, कार्बनिक तत्वों में बदल दिया, प्लस प्रकाश ऊर्जा को, यहाँ से प्रकाश आता है ना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि ऊर्जा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाउ डिस्ट्रॉय, इट्स चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो पौधे देखिए दो काम करते हैं, एक तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, दूसरा अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। अकार्बनिक तत्वों को किस में बदलते हैं, कार्बनिक तत्वों में। तो देखिए ये जीव है, जीव है ना, इसमें जीवन है। अब क्या होगा, इसको जो है, तो ये उत्पादक हो गया, उपभोक्ता लोग इसको खाएंगे, मनुष्य खाएगा, बकरी खाएगी, ठीक है, भेड़, जो भी खाया, इन पौधों यहाँ से जो भी मिला खाया गया। और खाने के बाद थोड़ा ताकत आई, मोटे हुए, कुछ दिन जीवन चला, उसके बाद ये नष्ट हो गया। नष्ट हो जाता है ना, मतलब समझ लीजिए मर गया। मरने के बाद जैसे भाई कोई जानवर मर गया, कुछ भी मर गया, उसको फेंक दिया गया मिट्टी में या दफना दिया गया, ठीक है। दफनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया काम करना शुरू करेंगे। बैक्टीरिया या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है काम करना शुरू करेंगे, जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटक कहते हैं, अभी हम उसको पढ़ेंगे। ये क्या करेंगे, इस कार्बनिक तत्व को, जिसके अंदर है कार्बन, मनुष्य के अंदर क्या है, हमारे अंदर हड्डियों में कार्बन ही तो ज़्यादा है, कार्बन और पानी, इसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देंगे। कार्बन को फिर इसमें बदल देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम में, मतलब इस कार्बनिक तत्व को किसमें परिवर्तित कर देंगे, अकार्बनिक तत्व में। तो ये देखिए, ये निर्जीव है, अभौतिक तत्व है, मिट्टी इत्यादि है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस है। ये जीव के माध्यम में गया, इसने ग्लूकोज बदला, और ग्लूकोज जब ये खत्म हो गया तो फिर ये, तो ये देखिए जैविक और अजैविक एक दूसरे से संबद्ध हुए कि नहीं हुए, और किससे संबंध है, भू जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से, ठीक है। तो समझ में आया सबको, ये कार्यशील जो क्षेत्रीय इकाई है जिसमें हम लोग जैविक और अजैविक तत्वों को सम्मिलित करते थे, ये आपस में किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक भू जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि आपस में किस माध्यम जुड़ते हैं, तो लोग समझ ही नहीं पाते। समझ में आ गया सबको, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है इसमें टॉपिक, जो अगली विशेषता इसकी है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसमें एक फैक्टर है ऊर्जा, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है चलता किससे है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, लिखिए, ऊर्जा के माध्यम से चलायमान है, ऊर्जा के माध्यम से चलायमान है, जिसमें प्रमुख ऊर्जा है
प्रमुख ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, जो सन एनर्जी होती है। अभी आपने देखा ना, सूर्य से आ रहा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, चल रहा है। सौर प्रमुख ऊर्जा सौर ऊर्जा है, लेकिन छोटा मोटा है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इससे भी ये थोड़ा बहुत संचालित हो जाता है। लेकिन मुख्य ऊर्जा कौन है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो अगला इसकी विशेषता हो गई कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ऊर्जा के माध्यम से चालित होता है, संचालित होता है, जिसमें प्रमुख ऊर्जा सौर ऊर्जा है। ठीक है, अगला लिखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र, बंद तंत्र नहीं है। क्या है? ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। इसका क्या मतलब है? अगली विशेषता, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। ठीक है, इसकी विशेषता ये हुई कि ऊर्जा जो है और पदार्थ जो होते हैं उसका निवेश उसमें होता है और बहिर्गमन होता है। देखिए कैसे, इसको लिख लीजिएगा, यह एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का निवेश एवं बहिर्गमन होता है। ऊर्जा आती है और निकलती है। ठीक है, एक दिशा में ही ऊर्जा फ्लो करती है, ऐसा नहीं कि ऊर्जा फिर से बैक करेगी। ठीक है, ऊर्जा का एक दिशा में फ्लो होगा, लेकिन ऊर्जा इसमें आएगी। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, सौर ऊर्जा आई, फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, ठीक, और यहाँ से मैंने बताया ही था कि नाइट्रोजन इत्यादि के माध्यम से जो जाइलम होगा वो ऊपर ले जाएगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज बना प्लस ऊर्जा और भी निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है। ये तो सौर ऊर्जा। अब देखिए ये जो पदार्थ बना, ठीक है, तो इसको जो है जो भी खाएगा ये उत्पादक हो गया। ठीक, ये उपभोक्ता जो इसको खाएंगे लेंगे वो उपभोक्ता हो गए। ठीक है, प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर, उपभोग इसका कर रहे हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता लोग जो है इसको खाएंगे, मनुष्य हो गया, गाय हो गई, कोई भी इसको खा रहा है, तो यही ऊर्जा तो उसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो ऊर्जा जो यहाँ पर बनी उसके अंदर जाएगी ना, कि और कोई माध्यम है आपको ऊर्जा लेने का? कोई माध्यम नहीं है ना। ये सभी देखिएगा, इस साइकिल के माध्यम से मैं एक दिन सिद्ध कर दूंगा ईश्वर का अस्तित्व है। कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि ऊर्जा कहाँ से आती है, तो लास्ट में सब लोग इसी पर अटक जाते हैं कि ईश्वर है। ठीक है, मैं एक दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए ये ऊर्जा और पदार्थों का निवेश होगा और चलायमान है, तो ये खुला तंत्र। देखिए ऊर्जा ऊपर से आ रही है, नीचे से क्या आ रहे हैं? पदार्थ आ रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। सबको समझ में आया? खुला तंत्र है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम बंद पैक्ड है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पैक्ड, ना अंदर से कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, उन्हीं के जो कुछ है उन्हीं के अंदर है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है या विविक्त या बंद तंत्र है। तो आप ध्यान लिखिएगा, ये ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का निवेश एवं बहिर्गमन होता है। अब ये 7-8 विशेषताएं जो भी हो गई आपकी। अब ये देखिए अगला इसमें होता है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये सम स्थित में होता है, मतलब इसमें जल्दी चेंज नहीं होता है। अगली विशेषता लिखिए, पारिस्थितिकी तंत्र सम स्थित में होता है, स्थिर एवं सम स्थित में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसा जो सिस्टम बना हुआ है ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगे हुए हैं उसके गुलाब के फूल, तो उस पर गुलाब के फूल ना बन के फूल का रंग बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सम स्थित में होता है। हाँ? लेकिन अगली विशेषता लिखिए, सबको समझ में आ गया ना, ये सम स्थित में होता है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। अगला लिखिए, नेचुरली। अगला लिखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था होती है। आत्मनियंत्रण की व्यवस्था होती है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है कि छोटी मोटी बीमारियां आती हैं तो इसको हम ठीक कर लेते हैं अपने आप से, है ना। कभी कभी आप थकान महसूस होती है, हल्का फुल्का फीवर हुआ तो अपने आप कहते हैं ना हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है ना, तो शरीर अपने आप उसको ठीक कर लेता है। लेकिन कोई बाहरी तत्व आ गया, कोई बड़ा जीव, कहीं हमने गंदा पानी पी लिया, हमने आपको पोल्यूशन वाले में पढ़ाया है ना, मच्छर ने काट लिया, कहीं से हमारे अंदर कोई विषैली चीज़ चली गई तो हमारा शरीर उसको क्या कर लेता है, नहीं ठीक कर पाता है, तो हमको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ता है या दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है। ठीक है,
तो सामान्य रूप से क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या है, समस्थित में है और इसमें आत्मनियंत्रण की व्यवस्था है। अगर छोटी मोटी उसमें परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप को मेंटेन कर लेता है, मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर यह परिवर्तन मनुष्य, औद्योगिक मानव, खासकर औद्योगिक मानव देख रहे हैं ना कि हर जगह पेड़ पूरा काट दे रहा है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वन है, वहाँ पे चिड़िया रह रही हैं, कोई विशेष चिड़िया रह रही हैं, घोंसला बनाई हुई हैं, उनका बढ़िया सा एक सिस्टम चल रहा है, खाने पीने की सब व्यवस्था है। तब तक वहाँ पे एक कोई प्रोजेक्ट हो गया, सरकारी प्रोजेक्ट आगे खड़ा हो गया है कि पूरे पेड़ों को काट दिया गया, बिल्डिंग बन गई, तो सारे जो पारिस्थितिकी तंत्र था वहाँ का डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया, समाप्त हो गया। अब इसको नेचुरली नहीं ठीक कर पाएगा ना। और वैसे क्या होता है, एक दो पेड़ मान लीजिए उसमें सूख जाते तो दो चार पेड़ उग आते, दो चार पक्षी अगर मर जाते कुछ उसमें आ जाते, ठीक है। तो ये क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था होती है। लेकिन औद्योगिक मानव के हस्तक्षेप के कारण, कभी कभी पारिस्थितिकी तंत्र में ये आत्मनियंत्रण की शक्ति समाप्त हो जाती है और पर्यावरण प्रदूषण एवं अवनयन प्रारंभ हो जाता है। सबको समझ में आया? तो ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको आपने आज इस चैप्टर में देखा। तो कौन कौन सी विशेषता देखा, जैसे इसकी एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने विशेषता देखा था कि एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है, सबने देखा, मतलब इसका एरिया लिमिटेड होता है। दूसरा देखा ये छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है। तीसरा देखा कि ये तीन चीज़ों से मुख्य रूप से बना है संरचना में, जैविक तत्व हैं, अजैविक तत्व हैं और ऊर्जा है। चौथी विशेषता आपने देखा कि इसकी निजी उत्पादकता होती है, मतलब इसका प्रोडक्शन जो है सबका अलग अलग है। कहीं वन हैं वो भी उष्णबंधीय वन है, सदाबहार वन, उसकी उत्पादकता अलग अलग होगी। समुद्र का कोई पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी उत्पादकता अलग होगी, रेगिस्तान का है तो उसकी अलग होगी। तो सबकी अलग अलग निजी उत्पादकता इसकी होती है। अगला आपने देखा कि इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र चलता है तो किस माध्यम से चलता है, ऊर्जा के माध्यम से चलता है। ऊर्जा जिसमें से सौर ऊर्जा जो है प्रमुख है, और भी हैं, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, लेकिन सौर ऊर्जा प्रमुख है। फिर हमने देखा कि जो उत्पादकता यह है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम कैसे किसके माध्यम से जानेंगे कि नापेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ, कितनी उत्पादकता है, तो इसका मापक क्या है, समय, ठीक है ना, कि 10 साल में इसमें कितना चेंज हुआ, देखा जाता है ना, 5 साल में कितना चेंज हुआ, तो समय के माध्यम से हम लोग इसको नापते हैं। फिर आपने देखा कि इसका जो है कार्यशील क्षेत्रीय विस्तार है। कार्यशील क्षेत्रीय विस्तार का मतलब आपने समझ लिया, मैंने बताया कि इसमें कार्यशील क्षेत्रों में भौतिक और जैविक दोनों चीज़ों को जोड़ के इसका अध्ययन किया जाता है, कार्यशील क्षेत्रीय विस्तार है। और ये कार्यशील क्षेत्रीय विस्तार या भौतिक और जैविक किस माध्यम से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, अगली विशेषता में थी। तो आपने देखा भू जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको बार बार देख लीजिए। और इसके बाद बताया मैंने ये खुला तंत्र है। कौन सा तंत्र है, खुला तंत्र है। इसमें ऊर्जा और पदार्थ का निवेश होता है, मतलब आती है और इसका बहिर्गमन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा अगली विशेषता जो है, खुला तंत्र के साथ साथ ये सामान्य रूप से समस्थित में होता है, मतलब स्थिर रहता है, ठीक है, सब स्थित होता है, जल्दी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, कोई बड़ा चेंज ना हो जाए तो। और इसके बाद देखा कि इसमें आत्मनियंत्रण की भी व्यवस्था है। पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था है। अगर कोई प्राकृतिक कारणों से इसमें कोई छोटा मोटा चेंज होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका डिस्टर्ब करने वाला औद्योगिक मानव है तो फिर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा चेंज हो जाता है तो, और फिर क्या शुरू हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण और अवनयन प्रारंभ हो जाता है। यही है आपके पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता, ठीक है। अब हम इसकी विशेषता के बाद एक है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, इस पे हम बात कर लें। स्ट्रक्चर क्या है, किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना है, तो इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। यही दो टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है। पारिस्थितिक तंत्र की, तो मैंने बताया कि ये 3 तत्वों से मिलकर बना है। ये बना लीजिएगा अच्छे से, एक हेडिंग ऐसे डाल के,
तो आपने देखा 3 तत्व में कौन से तत्व थे? जैविक घटक, जैविक घटक इंग्लिश में बायोटिक, ठीक है। दूसरा आपने देखा अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक अबायोटिक, ठीक है। तीसरा था ऊर्जा। यही 3 तत्व मिलकर ये आपका पारिस्थितिक तंत्र बनता है, ठीक है। यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक। तो अब बायोटिक घटक के अंतर्गत आप देखते होंगे, जीव देखते होंगे, ये 2 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। जो स्वपोषी हैं, स्वपोषी मतलब स्वयं अपने आप का पोषण करते हैं, स्वपोषी, या इन्हीं को कहते हैं उत्पादक, या उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर, ठीक है। तो उत्पादक कौन है? जो अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हो गए। कुछ जो है इसमें प्लैंक्टन्स आप लोग सुने होंगे, समुद्रों में प्लैंक्टन्स और बैक्टीरिया, प्लैंक्टन्स बैक्टीरिया, प्लैंक्टन्स हैं और बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये स्वपोषी होते हैं, इनकी खुद की उत्पादकता होती है, ठीक है। और दूसरे हैं परपोषी या परजीवी कह सकते हैं, या परजीवी या उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता। जो ये लोग उत्पादन करते हैं ये, या जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। उपभोक्ता में भी क्या है? 2 चीज़ें होती हैं, देखे होंगे। भक्षक जीव, भक्षक जीव, इसमें देखिए भक्षक जीव में कौन कौन से आते हैं, नीचे पता नहीं शायद नहीं दिखाई देता, इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं। भक्षक जीव में आप देखेंगे शाकाहारी, शाकाहारी जो साग सब्जियों पे डिपेंड हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, नंबर 1 हो गया। इसमें भक्षक जीव लिख लीजिएगा, भक्षक। दूसरे हो गए मांसाहारी, मांसाहारी में वो शेर, चीता, इसमें क्या था? हिरन जैसे हो गया, ठीक है, शेर, चीता। और तीसरा जो है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेते हैं, तीसरा सर्वाहारी, ठीक है, जो दोनों खाते हैं, शाकाहारी मां। तो भक्षक जीव में 3 प्रकार के जीव होते हैं। अभी हम लोग खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल जब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत देखेंगे, ठीक है। और दूसरा है अपघटक, ये परजीवी या उपभोक्ता अपघटक भी है, डिकम्पोजर जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। तो डिकम्पोजर के नीचे लिख लीजिएगा, डिकम्पोजर का क्या मतलब है? डिकम्पोजर का मतलब है वो सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जो पौधों और जंतुओं को पौधों और जंतुओं के मरने के बाद, छोटा छोटा लिख लीजिएगा, मरने के बाद उन्हें अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं, अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, डिकम्पोजर अपघटक कौन है? जो कार्बनिक तत्व को, ये बहुत बार पूछा गया है, कार्बनिक, जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक तत्व को किसमें बदल दें? अकार्बनिक तत्वों में। जैसे अभी आपने, मैंने इसके पहले बताया था ना, किस भूजैव रासायनिक चक्र के माध्यम से जो आपस में जुड़े होते हैं, तो आपने कैसे देखा था कार्बनिक तत्व किसमें बदल रहे थे? अकार्बनिक तत्वों में बदल जा रहे थे। तो अपघटक जो है कार्बनिक, जटिल कार्बनिक तत्वों को सरल अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अब अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या है? अजैविक घटक के अंतर्गत
वही दो प्रकार के तत्व हैं, कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक तत्व कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु है ना, सब में होती है, उन्हें हम लोग कार्बनिक तत्व कहते हैं। लिख लीजिएगा, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है। और उस जीव जंतु हो गया, ठीक, कार्बनिक तत्व के अंतर्गत आ गया। अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है उन्हें अकार्बनिक तत्व कहते हैं। जिसमें नाइट्रोजन मैग्नीशियम ये सब जो और भी तत्व हैं, निर्जीव चीज़ें जिसमें होती हैं, उन्हें हम अकार्बनिक तत्व कहते हैं। तो ये दो चीज़ें मुख्य रूप से बना, जैविक घटक और अजैविक घटक, अबायोटिक, उसमें कार्बनिक है अकार्बनिक है। और तीसरा है ऊर्जा। और ऊर्जा में देखा कि मैंने बताया कि मुख्य ऊर्जा है सौर ऊर्जा, लेकिन भूतापीय ऊर्जा भी ज्वारीय ऊर्जा, ये भी इसमें शामिल होती है, ठीक है ना। तो यही है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, बायोटिक, अबायोटिक और ऊर्जा। देखेंगे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इससे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, ये आप जान ही रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें समझनी होती हैं। और डिकम्पोजर, ये तीन चीज़ें आती हैं। तो उत्पादक वो हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक जो है, जो उत्पादक ये हो गए उत्पादक। और उपभोक्ता क्या है, जो उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम अपना भोजन नहीं बनाते, हम भोजन को पकाते हैं, ठीक है। हमको पेड़ पौधों से जो कुछ मिलता है उसको हम पका के खा लेते हैं। धान चावल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कितना भी साइंस बड़ा हो गया, ठीक है। फिर अपघटक, तीसरे अपघटक जो जटिल कार्बनिक तत्वों किसमें बदल देते हैं, अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर हम लोग 9 बजे मिलेंगे शाम को। आप लोग लाइव होइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। लेकिन मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको चेक जरूर करते रहिए, कि जो उस चैप्टर को उठा लीजिए कहीं से और देखिए कि वहाँ से जो है जो हमने पढ़ाया वो क्वेश्चन है कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल के बाद पिरामिड पढ़ाया जाएगा, पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ा दिया जाएगा। और 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, इनकी पारिस्थितिकी उत्पादकता, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। पारिस्थितिक उत्पादकता, बायोम से भी आता है क्वेश्चन, और जैव भू रासायनिक चक्र, यही 4-5 टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं। तो 1 या 2 लेक्चर में पूरा आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सेक्शन समाप्त कर लेंगे। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत आ रही हो कहीं से भी तो हमको आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।